नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। योर मनी में हमारी कोशिश होती है आपको हर वो जानकारी देने की जो आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी से जुड़ी हो, आपके पैसे से जुड़ी हो, और आज भी हम यही कोशिश लेकर हाजिर हैं। योर मनी में आज फोकस रहेगा म्यूचुअल फंड पर, और साथ है हमारे रूंगटा सिक्योरिटीज के हर्षवर्धन रूंगटा। स्वागत कीजिए उनका। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि आज योर मनी में क्या खास है। यहाँ पर एनएचबी के टैक्स फ्री बॉन्ड में 9% रिटर्न है। क्या लगाएं इसमें पैसा या नहीं? इसके अलावा एचडीएफसी टॉप 200 में निवेश जारी रखें या फिर निकले, पोर्टफोलियो में क्यों शामिल करें किसी भी इंटरनेशनल फंड को? तो ये सारी बातें आज की योर मनी में होगी हमारा फोकस। शो की शुरुआत करते हैं आपके काम की खबरों से। अब आप इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड में 31 मार्च तक पैसे लगा पाएंगे। आज ही आरबीआई ने इसमें पैसे लगाने की तारीख को आगे बढ़ा दिया है। इससे पहले इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड में निवेश करने की आखिरी तारीख कल यानी 31 दिसंबर थी। ये बॉन्ड इसी महीने की 23 तारीख से खुले थे। हम आपको बता दें कि इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड रिटेल महंगाई दर पर आधारित बॉन्ड है, यानी महंगाई अगर बढ़ी तो आपका रिटर्न भी बढ़ेगा और महंगाई घटेगी तो रिटर्न भी कम होगा। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड में रिटेल महंगाई दर से 1.5% अतिरिक्त रिटर्न मिलेगा। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड में निवेश करने की तारीख बढ़ गई है, वहीं टैक्स फ्री बॉन्ड में निवेश के विकल्प बढ़ते जा रहे हैं। आज नेशनल हाउसिंग बैंक यानी एनएचबी ने बाजार में 3100 करोड़ का बॉन्ड इशू जारी किया है, जिसमें आप 31 जनवरी तक निवेश कर सकते हैं। वहीं इसमें 9% तक का आकर्षक रिटर्न भी मिल रहा है। तो क्या आपको ये मौका छोड़ना चाहिए? टैक्स फ्री बॉन्ड और दूसरे कौन से विकल्प हैं जिसमें निवेश करने के बारे में सोचा जा सकता है? आइए हम इस पर थोड़ा विचार विमर्श करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एनएचबी टैक्स फ्री बॉन्ड की कि ये कैसा है और क्या है इसके फीचर्स। रूंगटा साहब क्या कहेंगे इसके लिए आप? वेल विपिन, पहली आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो आपको टैक्स बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। कई निवेशकों को ये डाउट होता है कि जब हम निवेश कर रहे हैं तो क्या उन रुपए पे जो इन्वेस्टमेंट है उस पे हमको एटीसी या कोई दूसरी धारा के बेनिफिट मिलता है? जी नहीं। आप जो निवेश करते हैं एक फिक्स डिपॉजिट की तरह है, या कोई भी आप एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसमें जो इंटरेस्ट आपको मिलता है हर साल का, वो टैक्स फ्री होगा। वो अमाउंट टैक्स फ्री होता है। उस पर आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं भरना है। तो इनके 3 टेन्योर्स हैं, 10, 15 एंड 20 ईयर्स, और कूपन रेट डिफर करते हैं फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स एंड एचएनआई। रिटेल इन्वेस्टर्स का डिस्क्रिप्शन दिया गया है अप टू जो इंडिविजुअल या अप टू 10 लाख इन्वेस्ट करता है वो रिटेल इन्वेस्टर की कैटेगरी में आते हैं। उन्हें 25 बेसिस पॉइंट ज्यादा दिया जा रहा है। अब हम अगर एनएचपी की बात करें, एनएचपी आज खुला था और आज ही उन्हें इतना अच्छा रिस्पांस मिला है कि जो उनका इशू साइज था उससे उन्हें लगभग 2 गुना उन्हें पैसे इकट्ठे कर लिए हैं। 4,300 करोड़ उनका कलेक्शन ऑलरेडी आ चुका है। हालांकि इशू खुला अभी खुला है, उनका जो क्लोजिंग डेट थी वो जनवरी एंड की तरफ थी, लेकिन क्योंकि उन्हें ऐसा रिस्पांस मिल चुका है ऑलरेडी, हमें ऐसे लगता है कि नेक्स्ट 2 और 3 डेज में इन्हें क्लोजिंग इशू बंद करने का ये एडवर्टाइजमेंट देके इशू शायद बंद हो जाए। एज एन इन्वेस्टमेंट ये बहुत ही बेहतरीन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है आपके पास। अगर कोई पेंशनर है या एनी फैमिली जो एक अमाउंट आप हमेशा फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं, जो इंटरेस्ट आपको एक रेगुलर इंटरेस्ट के तौर पे आता है, तो ये एक रिप्लेसमेंट है। अगर आप वो एफडी की तरफ देखें, हम देख रहे हैं बैंक्स में 8.5-9% की तरफ आपको इंटरेस्ट रेट मिलते हैं विच इज टैक्सेबल। राइट। आपको वही डिपॉजिट्स अभी मिल रहे हैं विद 8.5 to 9% विच इज टैक्स फ्री। सो आपका जो भी इनकम टैक्स का स्लैब है, अगर आप 10, 20 या 30% ब्रैकेट में हैं, तो आपको उतना फायदा अपफ्रंट हो रहा है। जो इशूअर हैं वो हम बात करें, उनकी क्रेडिट रेटिंग होती है, एनएचबी इज AAA रेटेड। अभी IIFCL के इशू खुला है, वो भी AAA रेटेड है। हुडको के हैं वो AA रेटेड बॉन्ड्स हैं। सो आपको जो रेटिंग की जो सिक्योरिटी की अगर हम बात करें इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सिक्योरिटी भी एडिक्वेटली हाई है। आपको AAA AA रेटिंग्स जो हैं, और ये सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सो आपको सिक्योरिटी भी है। तीसरी बेनिफिट इसमें ये है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए आपको एक फिक्स इंटरेस्ट रेट बताया जा रहा है। अगर आप बैंक की एफडी कर रहे हैं 2 साल के लिए, 2 साल बाद जो इंटरेस्ट रेट मार्केट में रहेंगे वही आपको अपने डिपॉजिट पे मिलेंगे। लेकिन इसमें पूरे टेन्योर में आपको इतना मिलेगा। एब्सोल्युटली, आपको 10, 15 या 20 इयर्स के लिए आप अपना फंड लॉक इन कर सकते हैं एट सच अट्रैक्टिव रेट्स। मुझे नहीं लगता कि अगर 5 साल बाद भी आप अगर 5-6% के ऊपर अगर इंटरेस्ट रेट देखते हैं इकोनॉमी में, तो एक बहुत ही मतलब इंडस्ट्री के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ की पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो नेगेटिव इंपैक्ट है। सो अगर इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है तो ये इंटरेस्ट रेट्स आपको 2-5 साल बाद नहीं दिखेंगे। राइट, वो नीचे की तरफ ही आएंगे, कम ही होंगे, लेकिन 9% का रेट शायद आपको ना देखने को एब्सोल्युटली। तो अभी आपको वो मौका मिल रहा है कि आप 10, 15 या 20 ईयर्स के लिए इतने हाई रेट पे आप इसे निवेश कर सकते हैं।
एक फाइनल बेनिफिट और है, अगर आप कैपिटल, क्योंकि ट्रेडेबल हैं, विच मींस आप अगर आज ओन करते हैं, फिक्स डिपॉजिट आप ट्रेडेबल नहीं होते, ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं, आप उसे बैंक को ही वापस सरेंडर करते हैं। ये ट्रेडेबल हैं, आप जो बॉन्ड्स खरीदते हैं आप किसी और को बाद में ट्रांसफर कर सकते हैं, एक्सचेंजेस पे लिस्ट होते हैं। सो इनकी एक मार्केट वैल्यू डिराइव होती है। अगर हम इन्वर्स रिलेशनशिप देखें फिक्स डिपॉजिट का, इंटरेस्ट रेट का और मूवमेंट का और प्राइस का, तो अगर इंटरेस्ट रेट घटता है तो आपको आपके बॉन्ड्स पे कैपिटल अप्रिसिएशन मिलेगा। सो अगर 3 साल 4 साल 5 साल बाद अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपको लिक्विडिटी चाहिए, तो ऐसा स्कोप है कि अगर इंटरेस्ट रेट घटता है तो आपको कैपिटल अप्रिसिएशन मिले। सो अगर ओवरऑल हम अगर ये प्रोडक्ट को देखें, इनमें कोई कारण नहीं है कि जो आप इन्वेस्ट ना करें, स्पेशली पेंशनर्स और ऑल दोज फैमिलीज जो एक पोर्शन अपना फिक्स डिपॉजिट में रखती हैं। राइट। तो रुंगटा साहब, आपने कहा सारे कारण गिना दिए कि क्यों ये टैक्स फ्री बॉन्ड में जाना चाहिए और क्यों ये बॉन्ड इतना अच्छा है, पहले ही दिन इतना सब्सक्राइब हो गया, 2-3 दिन में देखेंगे शायद बंद करने की भी बात आ जाए। तो अब स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए कि एक ही बॉन्ड में निवेश कर दें अगर आप निवेश करना चाहते हैं, या फिर अपने अगर आप टैक्स फ्री बॉन्ड्स ही देख रहे हैं तो 2-3 अलग अलग बॉन्ड लें और स्प्लिट कर दें अपने निवेश को, क्या बेहतर होगा? करंटली 3 इशू को चालू है, जैसे मैंने बताया, नेशनल हाउसिंग बैंक भी थियोरेटिकली ओपन है, लेकिन अगर आप अप्लाई करते हैं आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा या प्रोपोर्शनेट मिलेगा। सो एनएचबी एक बार हम हटा देते हैं लिस्ट में से, आपके पास 2 ऑप्शन करंटली अवेलेबल हैं। और रिटेल कैटेगरी में हमने देखा कि 10 लाख के नीचे की अप टू 10 लाख रिटेल कैटेगरी मानी जाती हैं। सो अगर किसी भी इन्वेस्टर के पास अगर से 50 लाख इन्वेस्ट करने के लिए है, तो आप डेफिनेटली उसे स्प्लिट करके रिटेल कैटेगरी में बने रहे 10 लाख की आप 5 इशूज में कर दीजिए। अभी 2 ऑलरेडी खुली हैं और 3-4 इशूज डेफिनेटली आप ये फाइनेंशियल ईयर के एंड तक आप कम से कम 5-6 इशूज देख लेंगे, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप 10 लाख करके रिटेल इन्वेस्टर बने रहें। और करंटली अगर आपके पास मान लीजिए खाली 5 लाख रुपए हैं टोटल में निवेश करने के लिए, तब आपको कोई कारण नहीं कि आप उसे स्प्लिट करें। आप 1-1 लाख करके 5 इशूज में करना चाहें, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसकी अगर आप रिस्क डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से देख रहे हैं तो उतनी जरूरत है नहीं। आपको अलग अलग 5 बॉन्ड आएंगे, उनकी ट्रैक करना पड़ेगा और तमाम चीजें रहेंगी। आपको इंटरेस्ट पेमेंट डेट भी हर 5 बॉन्ड्स की अलग अलग होंगी। तो उस हिसाब से अगर आप 5 लाख पे अगर इंटरेस्ट देखेंगे आपको पूरे साल भर में आएंगे, वो कई लोगों के लिए फायदा भी हो सकता है अगर आप उसे स्प्रेड करना चाहते हैं और थ्रू आउट द ईयर। अगर खाली रिस्क पर्पस से आप उसे डाइवर्सिफाई कर रहे हैं इनटू 5 इशूज, आई डोंट थिंक इट इज नेसेसरी। लेकिन अगर इंटरेस्ट आपको पेमेंट अलग अलग डेट्स पे चाहिए, तब आप शायद उसे स्प्लिट कर सकते हैं। राइट। चलिए, तो ये बात हुई टैक्स फ्री बॉन्ड्स पर। बहुत अच्छा आपके लिए, खासतौर पे वो लोग जो कि रिटायर हो चुके हैं। हालांकि एनएचबी वाले टैक्स फ्री बॉन्ड में जैसा रुंगटा साहब ने बताया कि आज ही ओवर सब्सक्राइब हो गया, आप अपना लक ट्राई कर सकते हैं। शायद मुश्किल है कि आपको अलॉटमेंट मिले, या मिले तो पार्शियल अलॉटमेंट मिले, लेकिन फिर भी कोशिश करके देख लीजिए। लेकिन आगे इस तरह की कोई चीज आती है तो उसका क्या महत्व होगा, वो कितने काम की और किस तरीके से ये पूरा कैलकुलेशन होता है, वो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और आपको आगे के अपने फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में काफी मदद मिलेगी। यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद शुरू करेंगे म्यूचुअल फंड से जुड़े सवाल जवाब का सिलसिला। वेलकम बैक। आज योर मनी में हमारा फोकस है म्यूचुअल फंड और हमारे साथ बने हुए हर्षवर्धन रुंगटा। तो आइए सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करें। हमारे पहले कॉलर है रांची से विकास कुमार। विकास जी, पूछिए अपना सवाल। जी, मेरा सवाल है कि मैं एचडीएफसी टॉप 200 में लास्ट 1 ईयर से इन्वेस्ट कर रहा था जी। तो अभी क्योंकि आपके सीरियल में मैं देख के पता किया था कि एचडीएफसी टॉप 200 का जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है। तो क्या मैं इसमें, और मेरा जो है मेरा जो इन्वेस्टमेंट है मैं 10-15 साल तक कंटिन्यू करना चाहूंगा, तो 10-15 साल को मद्देनजर रखते हुए क्या इसमें कंटिन्यू करना सही रहेगा? जी, और जरूर यहाँ पर विकास आपके सवाल का जवाब देते हैं और आपके लक्ष्य भी हम यहाँ पर बता दें कि आप 15 साल बाद कुछ 50 लाख रुपए इकट्ठा करना चाहते हैं, 25 साल बाद आप चाहते हैं 1.5 करोड़ रुपए आपके पास हो, 29 वर्ष आपकी उम्र है, आपकी पत्नी है जो भी इतने ही साल की हो, फिलहाल आप 2 ही हैं परिवार में, और आगे बढ़ते हुए आपने बहुत सारे कुछ इन्वेस्टमेंट कर सके, लेकिन आपका जो मेन है कि एचडीएफसी टॉप 200 का परफॉर्मेंस आपको ऐसा लग रहा है, आपने सुना है टीवी पे कि वो सही नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि ठीक ही है, तो क्या करना चाहिए जरूर, और बाकी सवाल भी आपके लेंगे। सर, पहले तो इनका पोर्टफोलियो कैसा है, इनके लक्ष्य को देखते हुए क्या सब कुछ सही है और ये पा पाएंगे उसे, और फिर एचडीएफसी टॉप 200। विकास जी, आपका जो टारगेट है वो आपने बताया है कि 50 लाख आपको चाहिए 15 साल बाद एंड 1.5 करोड़ आफ्टर 25 ईयर्स, और आप करंटली जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो है 8,500 आप इक्विटीज में कर रहे हैं, और आपके डिफेंस के जो पीएफ है उसमें आप 8,500 कर रहे हैं, और बढ़ा के आप अपना एसआईपी करीबन 11,000 करना चाहते हैं।
आपकी जो करंट स्कीम्स हैं उसमें काफ़ी डुप्लीकेशंस हैं, तो थोड़ा आपको उधर चेंजेस आपके पोर्टफोलियो में मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। 11,000 रुपये जो पूरे हैं वो मैं आपको डिवाइड करके बता दूं, तो इन 4 स्कीम्स में आप उसे निवेश करिएगा। ICICI फोकस ब्लू चिप फंड में आप 3,000 रुपये करिए, IDFC प्रीमियर इक्विटी फंड में 3,000, HDFC टॉप 200 में 3,000 एंड फ्रैंकलिन इंडिया फीडर US अपॉर्चुनिटीज फंड इसमें 2,000 रुपये। आपका सवाल पहले HDFC टॉप 200 को लेके था। जी हाँ, ये एक एक्टिवली मैनेज फंड है और इसका प्रदर्शन अगर हम देखें लास्ट 1 ईयर या 1.5 ईयर से बहुत एकदम बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स में नहीं रहा है। लेकिन क्योंकि एक एक्टिवली मैनेज फंड है, इसकी जो ये एक फंड मैनेजर अपना खुद के डिसीजंस लेते हैं, अपनी रिसर्च के बेसिस पे वो उसमें निवेश करते हैं। आपको ये दिखेगा हर एक्टिवली मैनेज फंड्स में कि कई पीरियड एक फेज आता है जहां वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, एक फेज होता है जहां वो रिटर्न्स अच्छा नहीं दे पाते हैं। लेकिन अगर हम फंड के फंडामेंटल्स देखें वो अच्छे हैं। रिटर्न्स एक आप हिस्टोरिकल डेटा देख रहे हैं कि पास्ट के रिटर्न्स कैसे रहे। जब आपने 1 साल पहले शुरू किया था तब HDFC टॉप 200 बहुत अच्छा फंड था। अगर हम हिस्टोरिकल डेटा देखें, आपने अच्छे रिटर्न्स देके निवेश शुरू किया और जब से आपने शुरू किया वो फंड ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है। आप खाली रिटर्न्स देख के अगर इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो हमेशा आप ये पुल एंड पुश के सिचुएशन में रहेंगे कि आप पास्ट परफॉर्मेंस देख के कर रहे हैं लेकिन आगे ये फंड अच्छा परफॉर्मेंस करने वाला है कि नहीं है। आप फंडामेंटल्स देखिए फंड के, आप ऑब्जेक्टिव्स देखिए, आप उसके बाकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो देखिए। हो सकता है एक फेज अच्छा नहीं हो लेकिन आगे का फेज अगर फंडामेंटल सही है, ऑब्जेक्टिव्स अपने मैंडेट जो है उसके हिसाब से अगर वो निवेश कर रहे हैं, फंड का साइज अच्छा है, तो आगे जाके आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप परफॉर्मेंस ना देखें, आप फंड में बने रहें। इनफैक्ट आप करंटली 2,000 रुपये निवेश कर रहे हैं, जो हमने नई आपको पोर्टफोलियो 4 फंड्स का बताया है उसके हिसाब से 3,000 रुपये हो रहा है, तो मैं आपको एलोकेशन बढ़ा के दे रहा हूँ। तो आप इस प्रकार अपना पोर्टफोलियो बनाएं। एक फंड अगर आप नोटिस करें, मैंने एक इंटरनेशनल फंड आपके पोर्टफोलियो में इंक्लूड करने की सलाह दी है। उसका कारण ये है कि आप जब एक जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन भी होता है, आप अभी तक जो सारे फंड्स में निवेश कर रहे हैं वो इंडियन ओरिएंटेड कंपनीज हैं। आप अगर US मार्केट्स में आउट ऑफ इंडिया आप निवेश करते हैं, वो एक डेवलप मार्केट्स है, वहाँ पर काफ़ी कंपनीज हैं जो इंडिया में लिस्टेड ही नहीं है। एक एग्जांपल के तौर पे गूगल है, मैकडॉनल्ड्स हैं, ये सब मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जिन पे आपको निवेश करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। उसी प्रकार जिस प्रकार आप इंडियन इक्विटीज़ में करते हैं म्यूचुअल फंड के जरिए, कोई RBI या कोई भी आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आप ये पोर्टफोलियो अपने ये पर्टिकुलर फंड इंटरनेशनल फंड अपने पोर्टफोलियो में जोड़ें, आपको एक फॉरेक्स एक्सपोजर मिलता है, आपको दूसरी कंट्रीज दूसरे सेक्टर्स में निवेश करने की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। सिर्फ ध्यान रखिए कि जब आप इंटरनेशनल इक्विटीज में निवेश करते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स फ्री नहीं होते हैं। वो बेनिफिट आपको सिर्फ इंडियन इक्विटीज के लिए दिया गया है। सो इसका जो टैक्सेशन है उसमें आपको डेट फंड्स में जैसे आपका टैक्सेशन होता है उस प्रकार लगेगा। शॉर्ट टर्म है तो आपकी इनकम में जुड़ेगा और लॉन्ग टर्म है तो आपको 10% विदाउट इंडेक्सेशन या 20% विद इंडेक्सेशन का टैक्सेशन लगेगा। इस तरह से आप पोर्टफोलियो अपना बनाएं और 2 साल बाद इसे रिव्यू कर लीजिए। अगर कोई फंड फिर आपको ऐसे लगे आपके जो ऑब्जेक्टिव है उसमें मैच नहीं करा तो आप उस समय चेंज कर सकते हैं। चलिए, तो विकास कुमार साहब, मुझे लगता है बहुत ही विस्तार से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ रुंगटा साहब ने आपको आपके जो भी प्रश्न था उसका जवाब दे दिया है। आपका जो पोर्टफोलियो है उसको मैनेज करने की बात कह दी है, उसमें एक बैलेंस क्रिएट कर दिया है। फिर भी एक सलाह, 2 साल बाद इसे दोबारा रिव्यू करेंगे और दोबारा देखेंगे कि अगर किसी चेंज की जरूरत है कि नहीं। बाकी आपने जो लक्ष्य दिए हैं और जो समय निर्धारित किया उस हिसाब से अब ये आपके लिए एक आइडियल सिचुएशन होगी। उम्मीद करते हैं आपकी मदद हम कर पाए। और यहाँ पर वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। यो मनी में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम ले रहे हैं आपके सवाल और हर्षवर्धन रुंगटा हमारे साथ बने हुए हैं। तुरंत अगले सवाल पर जाते हैं। विनय अग्रवाल साहब फोन लाइन पर है, पूछिए अपना सवाल। सर नमस्कार। नमस्कार सर मैं चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ। जी जी सर मैंने अपना म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो भेजा है। बिल्कुल। अभी 34 इयर्स का हूँ मैं और मेरा जो पैकेज है वो लगभग 20 लाख के करीब है जी। हर मंथ मैं SIP में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। राइट। बट रेगुलर सर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ लगभग 4-5 साल से, जैसे आप पोर्टफोलियो में देख भी पाएंगे। बट इसमें रिटर्न जो एक्सपेक्टेड है वो रिटर्न नहीं आ पा रहे हैं। और राइट, और आपने अपना कुछ गोल भी हमें भेजे हैं कि आप क्या करना चाहते हैं आगे बच्चों की शादी के लिए, फिर उनके एजुकेशन के लिए, और 3 लाख पर मंथ आफ्टर एज ऑफ 55 ऐसे पेंशन चाहते हैं। समय कम है इसलिए हम तुरंत जवाब पे जाते हैं। सर, एक तो इनका पोर्टफोलियो जो है बहुत सारे फंड्स उसके अंदर हैं, तो वो खुद भी कह रहे हैं कि मैं कंफ्यूज हूँ कि सही है कि नहीं, और लक्ष्य भी यहाँ पर इन्होंने दिए हैं। और आए भी, आप क्या सलाह देंगे इन्हें?
विनय जी, आपके पोर्टफोलियो में यस स्कोप है कि आपको थोड़ा ट्रिमिंग करना होगा। जो आपकी स्कीम्स हैं वो अपने आप में ठीक है, लेकिन आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो हम देखें वो बैलेंस नहीं है। सो आपके जो 20,000 पर मंथ आप कर रहे हैं उसके लिए मैं 5 स्कीम आपको बता रहा हूँ जिसमें आपको लगभग अच्छा खासा बैलेंस मिल जाएगा। HDFC टॉप 200 में आप 7,000 रुपये कर रहे हैं, उसमें बने रहें, उतना अमाउंट रखिए। अभी इसके बाद जो सारी स्कीम्स हैं वो आपके पोर्टफोलियो में नहीं होगी, तो इस प्रकार आपको बैलेंस मिल जाएगा। फ्रैंकलिन इंडिया इंडेक्स फंड BSE सेंसेक्स प्लान में 5,000 रुपये, IDFC प्रीमियर इक्विटी फंड में 3,000। एक हमने इंटरनेशनल फंड के बारे में बात की है अभी पिछले सेगमेंट में, तो मैं आपको वही फंड रिकमेंड कर रहा हूँ। फ्रैंकलिन इंडिया फीडर US अपॉर्चुनिटीज फंड, उसमें 3,000 रुपये, और SBI गोल्ड फंड में 2,000 रुपये। इस प्रकार जो आपका पोर्टफोलियो बनेगा वो प्रिडोमिनेंटली लार्ज कैप फंड्स के होंगे, और उसमें 15% आपका मिड एंड स्मॉल कैप भी होगा और इंटरनेशनल फंड्स भी होगा, एंड 10% गोल्ड में हो जाएगा। सो इस प्रकार आप अपना पोर्टफोलियो बना के चलते रहें। आपकी रिटायरमेंट की जो आपने बात की थी, आप अभी 20,000 रुपये म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं और 1 लाख रुपया PPF में कर रहे हैं। अगर हम 14% रिटर्न म्यूचुअल फंड से देखें, इक्विटीज से, और 8% PPF से देखें, सो जो आप अपना 55 की उम्र में जो आप कॉर्पस इकट्ठा करेंगे वो 4.5 करोड़ के आसपास होगा। अगर 4.5 करोड़ आप जैसे डिपॉजिट करते हैं और उसका हम आपकी एवरेज 80 ईयर्स तक की लाइफ स्पैन देखते हैं, आपको 1,75,000 रुपीज़ पर मंथ आता है। अगर आपको यही चीज़ 3 लाख रुपए महीने करनी है तो आपको अपना निवेश 20,000 से बढ़ा के 35,000 करना होगा, क्योंकि जो आपका कॉर्पस का रिक्वायरमेंट है वो है 7.5 करोड़। अगर आप 35,000 करते हैं तो आपका कॉर्पस इकट्ठा होता है, जिससे वजह से 7.5 करोड़ के आसपास होगा, जो आपको 3 लाख रुपए महीने की तरह पेंशन के तौर पे देते रहेगा। आप अगर बढ़ा सकते हैं तो डेफिनेटली अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए, और उसी प्रोपोर्शन में जो हमने 5 स्कीम्स आपको बताई है, इसी प्रकार आप अपना एलोकेशन करके इन्वेस्ट करते रहिए। आपने बात एक वेरी क्विकली आपको बता दूं, आपने बात की थी कि लास्ट 3-4 साल से आपको रिटर्न्स अच्छे नहीं मिल रहे हैं। इक्विटी आपने जो इक्विटी स्कीम्स में की है, हम देखेंगे कि इक्विटी मार्केट्स लास्ट 5 इयर्स में लगभग फ्लैट रहा है। सो रिटर्न्स आपको इन लाइन विथ मार्केट मिला है, लेकिन इक्विटीज में हमेशा एलिमेंट रहता है जहां पे आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स मिल सकते हैं। एक वापस एक फेज आएगा जिसमें आपको ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। एवरेज आप 14% रिटर्न एक्सपेक्ट करें, बने रहें इक्विटी में, और इस प्रकार अपना पोर्टफोलियो बनाएं, और आप रिटायरमेंट की तरफ अपने पोर्टफोलियो बना के चलते रह सकते हैं। चलिए विनय जी, उम्मीद करेंगे कि आपकी सहायता हम कर पाए हैं। आपके पोर्टफोलियो के लिए सही सलाह यहाँ पर आती हुई हर्षवर्धन रुंगटा जी से, और समय थोड़ा कम है इसलिए हर्ष आपको यहीं पर तत्काल हम धन्यवाद कहेंगे। और योर मनी में आज के लिए इतना ही, लेकिन आपके पास भी अगर सवाल है तो हमें जरूर भेजें, हम उनके सवाल आपको लगातार देते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।